नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इस कार्यक्रम इन्वायरमेंट दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सप्ताह भर की पर्यावरण खंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पर्यावरण की जो खबरें हैं वो केवल खबरें नहीं है, पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व भी है। तो इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए और आसपास के अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास खुद से शुरू करना चाहिए। शुरुआत करते हैं खबर की। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं, वो बिंदु कौन से हैं जिस पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले सीबीएम और ब्रिक्स, इसको लेकर क्या खबर है उस पर चर्चा होगी। ग्रेट हॉर्नबिल की एक दुर्लभ उपस्थिति पता चली है, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी, क्यों खास है समझेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी में मछली की एक नई प्रजाति देखी गई है, तो इसको भी समझेंगे कि क्या इसकी खास बात है। अब एक एक करके तीनों खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएम और ब्रिक्स देश। अब जानते हैं जो सीबीएम है वो एक प्रकार का टैक्स है जिसको कि यूरोपियन यूनियन लगाता है। वो इस दिशा में प्रयास करता है कि जो ग्रीन, हम चारों तरफ एक ग्रीन टैक्स के तौर पर इसे आप देख सकते हैं, यानी कि जहां पर कार्बन एमिशन, कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पर ज्यादा होता है, तो ये उसका कहना है यूरोपियन यूनियन का कि उसको हम प्रतिबंधित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये टैक्स लगाते हैं। लेकिन विकासशील देशों को इस पर आपत्ति है। वो क्या आपत्ति है इसको हम समझते हैं और विकासशील देशों का क्या अपना तर्क है उसको भी समझते हैं। तो देखिए, ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ द्वारा इस लगाए गए जो टैक्स है, जिसका पूरा नाम क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसका विरोध किया है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में सीबीएम कहा जाता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसका विरोध किया है। बेसिकली ब्रिक्स देशों में कौन कौन आता है तो आप जानते ही हैं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। अब इसमें यह कहा गया है इन देशों के द्वारा कि ये एक तरफा, दंडात्मक, भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी उपाय है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के भी खिलाफ है। इसका मतलब यह हुआ कि विकसित देशों के द्वारा ये जो टैक्स लगाया जा रहा है, इसमें यह कहा गया है कि ये टैक्स जो है कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण तरीके से है, और जो विकासशील देश हैं जिनको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की अभी जरूरत है, उसको भी कहीं ना कहीं बाधित करते हैं। कैसे, तो देखिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले जान लें सीबीएम के बारे में। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन की ही एक पॉलिसी है ताकि वो जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अब जो कार्बन लीकेज होता है उसी को कंट्रोल करने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया है, और बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन जहां भी होगा तो एक अतिरिक्त टैक्स के रूप में कार्बन बॉर्डर टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया है। और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो ग्रीन डील है, यानी कि 2050 तक जो वो चाहता है कि कार्बन न्यूट्रल बन जाए, तो उसके लिए इस प्रयास को माना जा रहा है कि वो कार्बन एमिशन को हतोत्साहित करने के लिए इस टैक्स को लगाता है। लेकिन सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बेसिकली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके अपने तर्क क्या है उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। तो ब्रिक्स देशों की जो प्रतिक्रिया है, देखिए सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो विकासशील देश हैं, स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण उनका हो रहा है। इसका मतलब कि जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए उनको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, इधर ध्यान देना होगा। तो जो विकासशील देश हैं वो अपने ऊर्जा ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में जो वहां के उद्योग हैं, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है उनके विकास के लिए, तो वहां के उद्योगों को शिफ्ट होने के लिए, ग्रीन एनर्जी के ढांचे में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा समय चाहिए और संसाधनों की भी उनको जरूरत है। तो विकासशील देशों का यह कहना है कि हमको ये समय और संसाधन दोनों मुहैया कराए जाने चाहिए। अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जानबूझकर विघटन लाने वाला भी बताया जा रहा है इसको। अब एक तो ये कह रहे हैं जो विकासशील देश हैं, जैसे सीबीएम जो टैक्स है ये इन देशों के निर्यात को महंगा कर देगा, यानी ये जो देश है यहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा जब इनके ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग पर अगर वहां पर कार्बन एमिशन होता ही होता है, सीमेंट में होता है, आपका एल्यूमिनियम में होता है, अब इन उद्योगों पर अगर आप टैक्स एक्स्ट्रा लगा देंगे तो इनका निर्यात महंगा हो जाएगा, और जब निर्यात महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई सामान अगर महंगा बिकेगा तो वैश्विक बाजार में उसकी मांग घटेगी, तो ऐसे में इन उद्योगों को घाटा होगा। अब नए ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश वो नहीं कर पाएंगे, जो अभी मद, जो फायदा उनको हो रहा था पूरे उनकी इकोनॉमी में, तो उससे एक मद निकाल कर वो क्या करते थे, ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन जब उनका निर्यात ही प्रभावित होगा, वो घटेगा, तो उनको लाभ कम होगा।
तो जब लाभ कम होगा तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में वो क्या करेंगे, निवेश नहीं कर पाएंगे, और इससे जो ऊर्जा का संक्रमण हो रहा था, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं वो धीमा होगा, उसकी गति प्रभावित होगी। दूसरी बात, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जानबूझकर विघटन लाने वाला भी बताया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो दुनिया भर की इकोनॉमी होती है, उसकी एक श्रृंखला है, उसकी एक चेन है, वो सभी आपस में जुड़ी हुई है। किसी देश के पास किसी चीज का निर्यात करने वाला है, कोई देश है, कोई देश किसी चीज का निर्यात करने वाला है, कोई किसी चीज का आयात करने वाला है, तो एक चेन बनी हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन। इसमें कहीं ना कहीं जब एक देश का निर्यात प्रभावित होगा तो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगा। कैसे अमेरिका ने अपना टैरिफ बढ़ाना शुरू किया तो सभी देश उससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, ये विकासशील देशों का तर्क है। फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता को भी ये कमजोर करेंगे, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन कोई भी उत्पाद हो गया, जैसे स्टील पर ही सीमा शुल्क लगाता है, तो अधिक कार्बन उत्सर्जन वाला उद्योग है, पूरी सप्लाई चेन बाधित तो होगी ही, साथ साथ जो घाटा होगा उसको, उसकी वजह से वो क्या करेगा, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो वो मद रखा था, किसी भी देश के पास सीमित संसाधन होते हैं, अब उन्हें व्यापार से कमाई जब कम होगी तो वो क्या करेगा, जलवायु पर परिवर्तन से निपटने पर खर्च कर ही नहीं पाएगा, वो अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करेगा पहले। अब बाढ़ से बचाव करना है या पेड़ों के लगाने की दिशा में सोचना है या ग्रीन एनर्जी के बारे में सोचना है, वो तब सोचेगा ना जब उसकी आम जनता का पेट भरा रहेगा। तो ऐसी दिशा में जो अन्य मद हैं वो प्रभावित, ये कहने का मतलब है संसाधनों को विकास से भटका सकते हैं, वही बात यहां पर भी है, यानी कि अभी तक जो संसाधन वो जिस मद पर लगा रहा था, डेवलपमेंट पर लगा रहा था, वो मद भी प्रभावित, तो कहीं ना कहीं उस देश का विकास भी भटक सकता है। ब्रिक्स ने यह कहा है कि जलवायु वित्त के लिए 2019 की तुलना में 2025 तक कम से कम दोगुना योगदान देने की मांग भी की है। जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस। इसका तर्क यह है कि जो विकसित देश हैं, ऐतिहासिक रूप से उन्होंने ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, ये बात विकासशील देश हमेशा से कहते रहे, तो दायित्व भी उनका बनता है कि जब ऐतिहासिक रूप से आपने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया और ऐतिहासिक रूप से आपने क्या किया है, आपने प्रदूषण फैलाने का काम किया है, तो जो क्लाइमेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि विकसित देश विकासशील देशों को पैसा दें ताकि वो इस ढांचे को डेवलप भी कर सकें और साथ साथ अपना डेवलपमेंट भी कर सकें, तो अब उनको जो क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू जो वित्त प्रोवाइड कराना है विकासशील देशों को, उसकी मद में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगर 2019 में वो $100 अरब दे रहे थे, तो यहां पर आकर अब 2025 में उनको $200-300 या उससे भी ज्यादा देने की जरूरत है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इस पर भी ब्रिक्स देशों को आपत्ति है। फिर अनुकूलन परियोजनाओं यानी कि एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाला जो वित्त है, उसके लिए यह कहा जा रहा है, एडाप्टेशन का मतलब यह होता है, अनुकूलन का मतलब यह होता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर जो चेंज किए जाते हैं, जो बदलाव किए जाते हैं, जैसे सूखे इलाकों में हम क्या करते हैं, पानी का प्रबंधन करते हैं ताकि हम जलवायु परिवर्तन से निपट सकें, बाढ़ से सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, फसल में हम ज्यादा विविधता लाने की कोशिश करते हैं, ये सारे उपाय क्या होते हैं, एडाप्टेशन तकनीकी का हिस्सा होते हैं। तो ऐसी दिशा में यह कहा जा रहा है कि इस तकनीक को अपनाने के लिए जो एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए जो उनको वित्त मिलता है, जो फाइनेंस होता है, वो ऋण के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अनुदान के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यह विकासशील देशों की मांग है। अनुदान आधारित होना चाहिए, यानी कि उसको लौटाने की जरूरत नहीं, वो एक ऐसी राशि हो जो एक सहायता राशि के तौर पर हो, जिसका इस्तेमाल वो इन चीजों से निपटने के लिए एडाप्टेशन प्रोजेक्ट में वो कर सके। तो ये तर्क है ब्रिक्स देशों का अपना। अब ब्रिक्स देशों का दृष्टिकोण क्या है, ब्रिक्स देश ये भी कह रहे हैं कि जो ये यूएनएफसीसी का अनुच्छेद 3.5 है, उसका हवाला भी दिया गया और उसका हवाला देके बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये टैक्स लगाया जा रहा है, वो इस अंतरराष्ट्रीय कानून का एक तरह से उल्लंघन भी कर रहा है। कैसे? तो इसका अनुच्छेद 3.5 क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो जलवायु से जुड़े कदम ऐसे नहीं होने चाहिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं, वो कदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुचित रूप से वो इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरफियर करे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हस्तक्षेप करे, ऐसा कदम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए और छिपे हुए व्यापारिक प्रतिबंध न बने। वो मतलब दिखने में तो ये लग रहा है कि ये ग्रीन टैक्स है, यानी कि एक प्रकार का जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए या कार्बन इमिशन को हतोत्साहित करने के लिए है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे एक छिपी हुई मंशा है कि इन देशों के व्यापार को प्रभावित किया जाए। तो छिपे हुए व्यापारिक प्रतिबंध के रूप में ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 3.5 यूएनएफसीसीसी का अनुच्छेद 3.5 ये बात कहता है। तो विकासशील देश इस बात का भी तर्क देते हैं कि विकसित देशों पर आर्थिक और जलवायु समझौते के उल्लंघन का आरोप इस कानून के तहत वो लगाते हैं कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये उल्लंघन किया जा रहा है।
अब विकसित देश जैसे अमेरिका होगा, यूरोपियन यूनियन देश हो गए, ये जलवायु समझौते में वित्तीय सहयोग का वादा तो करते हैं लेकिन वो पूरा कभी नहीं करते हैं। साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विकसित देश विकासशील देशों को करेंगे, वो भी नहीं होता है। यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को साझा करने की बात होती है लेकिन वो सीमित रूप से होता है, जिस रूप में होना चाहिए संतोषजनक नहीं है। साथ ही ब्रिक्स ने स्थानीय समुदायों को जो अनुकूलन वित्त तक प्रत्यक्ष और सुगम पहुंच की मांग की है कि जो स्थानीय समुदाय होते हैं डायरेक्ट उनको हम कोई भी चीज डील करें तो डायरेक्ट उनको उसका फायदा मिले। यानी कि अगर हम फाइनेंस भी कर रहे हैं तो स्थानीय समुदायों को डायरेक्ट फाइनेंस करें। अमूमन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के असर जो होते हैं वो या तो किसान पर होगा, ग्रामीण पर होगा, आदिवासी पर होगा, महिला पर होगा, लेकिन जो जलवायु फंड मिलते हैं वो किसको मिलते हैं, तो वो सीधे सरकार से डील होती है। तो यहां पर यह भी मांग की गई है कि जो प्रभावित व्यक्ति हो रहे हैं ये डील भी इन्हीं के लेवल पर होनी चाहिए, यानी सरकारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सरकारों से यहां तक वो चीज पहुंचना भी एक अपने आप में चुनौती है। तो ब्रिक्स देश ये भी मांग कर रहे हैं कि स्थानीय समुदायों को सीधा फंड मिले, चाहे वो पंचायतों के लेवल पर हो, एनजीओ हो या जल समितियां हो, इनको सीधा ये फंड दिया जाए। और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से ज्यादा चूंकि खतरा है, इसलिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की यहाँ कमी है और उसको डेवलप करने के लिए भी जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जलवायु वित्त है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की भी आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब सीबीएम का वैश्विक प्रभाव क्या हो सकता है, तो एक तरफा कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है, तो व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उसमें एक इम्बैलेंस पैदा होगा। ग्लोबल साउथ की जो टिकाऊ विकास योजनाएं हैं, हरित ऊर्जा में निवेश जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। जलवायु वित्त के वादों में जो देरी है, सीमित संसाधनों से विकासशील देशों को 1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष की जरूरत है, लेकिन विकसित देश कितना दे रहा है, अभी 100 से 300 अरब डॉलर से अधिक देने को वो तैयार ही नहीं है। तो ये भी एक इंपैक्ट है। सीबीएम जैसे कदम अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और विकासशील देशों के लिए अनुकूलन की राह को और कठिन बना दे रहे हैं। तो सीबीएम का विकासशील देशों का जो विरोध करने का जो रीजन है वो मूल रूप से यही रीजन है। अगला है ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति। अब देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत ये पक्षी है। अब इसकी दुर्लभ उपस्थिति का पता चला है, कैसे क्या है, तो देखिए मैप में सबसे पहले ये देखिए आपको केरल का मैप दिख रहा है। केरल में यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर से ये दूसरा वाला जो कन्नूर जो है ये इसका जिला है, और इसी में एझीमाला के निकट एक कक्कमपारा है, वहां पर तटीय क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, तटीय क्षेत्र में देखा गया। तटीय क्षेत्र का मतलब किनारे। अमूमन देखिए ये हॉर्नबिल जो है ये देखा जाता है जंगल जो घने होते हैं, यानी अंदर के जंगल, घने जंगलों में ही ये देखा गया, लेकिन पहली बार ये तटीय क्षेत्रों में देखा गया। अब ऐसे में जो स्थानीय लोग क्या है, अनजाने में देखे इसको और उसके बाद उसकी फोटो ले ली और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए। उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया और 10-15 दिन तक उस एरिया में ये रहा भी। तो विशेषज्ञ जो थे, एक्सपर्ट थे, उनको ये बात पता चली। जब उनको ये बात पता चलती है तो उन्होंने देखा कि एक फलदार पेड़ था, फाइकस एक्सास्पराटा। अब इसी पेड़ पर इसको बैठा हुआ देखा गया, ऐसा कुछ लोगों ने बताया और उनके स्टेटस से इस बात का पता भी चला। तो ये बात विशेषज्ञों में चिंता की हुई, क्योंकि अमूमन ये घने जंगलों में पाया जाता है और लगातार अगर 10 से 15 दिन तक ये तटीय क्षेत्र में देखा गया तो ये कई बातों का संकेत दे रहा था। उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ मूल विशेषताओं को देखने। तो देखिए इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्यूसेरोस बाइकोर्निस इसका नाम है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, अवतल कास्क्ड हॉर्नबिल, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत पक्षी है। इसकी लंबाई 95 से 120 सेमी, पंख जब फैलाता है तो 151 से 178 सेमी, वजन कमोबेश 3 किलोग्राम तक लगभग होता है। काला शरीर होता है, सफेद पेट, गर्दन और पूंछ जिसमें काली पट्टी होती है। कास्क, चोंच के ऊपर एक खोखली संरचना, ये चोंच इसकी देख रहे हैं, उसके ऊपर एक खोखली संरचना भी आपको दिख रही है, ये कास्क होता है। विशेषकर नर में ये बड़ा होता है। सामान्य रूप से फल खाता है, फल भक्षी होता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे तो छोटे स्तनधारी सरीसृप और पक्षियों का शिकार भी ये करता है। पंखों पर रंगीन एक प्रीन ग्रंथि पाई जाती है, रंग पीला लाल इसका दोनों ही हो सकता है। तो ये इसकी मूल विशेषताएं है। पारिस्थितिक महत्व की अगर बात करें तो जो ग्रेट हॉर्नबिल है, सामान्य रूप से मैंने शुरू में ही कहा कि घने जंगलों में पाया जाता है, चाहे वो साइलेंट वैली हो, नेलियम पथी, अरालम, अथिरपिल्ली और परम्बिकुलम। लेकिन तटीय क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति जो है ये बहुत दुर्लभ है। अब ये घटना सामान्य नहीं है, दुर्लभ है और एक असामान्य घटना के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पारिस्थितिक संकेतक है उसके रूप में इस घटना को देखा जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि एक तो ये हो सकता है कि जैव विविधता का प्रमाण है, हो सकता है हॉर्नबिल की संख्या बढ़ी हो। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि जैव विविधता और पारिस्थितिक समृद्धि के साथ साथ यह भी हो सकता है कि उनका जो हैबिटेट है, वो जहां उनका आवास है,
वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ हो, या जलवायु परिवर्तन में कुछ परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, जो इन्वायरमेंट इनको चाहिए उस इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो। तो एक गंभीर विषय है, एक शोध का विषय है, इस पर ध्यान देने की और संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि ग्रेट हॉर्नबिल ऑलरेडी आप देखेंगे IUCN द्वारा वल्नरेबल यानी कि इस श्रेणी में पहले से ही इसको रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 के तहत ये संरक्षित है, यानी कि उच्चतम सुरक्षा इसको प्राप्त है। यानी कि वैसे ही ये अगर आप देखें तो इसको ऐसी श्रेणी में पहले से ही शुमार है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसी दिशा में अगर इसका आवास प्रभावित होगा, अगर ये कारण होगा, तब तो इसके संरक्षण की और ज्यादा जरूरत है। अब मानव बस्तियों के बढ़ने से जो प्राकृतिक आवास इसका है उसमें भी भारी गिरावट आने का संकेत है। दुर्लभ उपस्थिति से संरक्षण के लिए नवीन प्रयासों की मांग तेज हो गई है। यानी कि अगर ऐसी बात होगी, अगर इनका आवास नष्ट हो रहा है लगातार मानवों की बस्ती बढ़ने से, तो इनका जो आवास है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना ये विलुप्त हो सकते हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है, तो देखिए ग्रेट हॉर्नबिल की जो आवासीय प्रवृत्ति है, जहां पर यह रहता है तटीय क्षेत्रों में, अब उनका आगमन क्यों हुआ है, पहले तो इस बात पर रिसर्च किया जाए, इस पर अध्ययन किया जाए। और इस रिसर्च का सबसे बड़ा पार्ट होंगे स्थानीय लोग, क्योंकि जो मॉनिटर होगी इनकी स्थिति वो स्थानीय लोग ही करेंगे। जो साइटिंग होती है उस साइटिंग को हम सबसे पहले सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करें, यानी कि शोध करें, देखें लगातार कि अगर लगातार वो तटीय क्षेत्र में उसकी उपस्थिति बनी हुई है तो उसकी साइटिंग को, अगर कोई भी हॉर्नबिल किसी नए या ऐसे क्षेत्र में देखा जाता है जहां वो सामान्य तौर पर नहीं देखा गया है, तो उसकी रिपोर्ट हम सरकारी प्लेटफॉर्म पर करें, जैसे IBN हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं eBird हो गया, यहां पर हम इसकी रिपोर्ट करें, वन विभाग को हम सूचित कर सकते हैं, ताकि वो दर्ज हो जाए कि इस जगह पर वो लगातार देखा जा रहा है। ऐसे क्या होगा कि यह भविष्य में संरक्षण कार्यों की नींव रखेगा। ये चीजें कि अगर ये दर्ज हो जाएगा कि नहीं लगातार ये देखा जा रहा है, तो संरक्षण कार्य इस पर किए जा सकते हैं, और इससे इनका वास्तविक वितरण क्षेत्र भी पता चलेगा। ये भी एक आम धारणा जो बनी है कि घने जंगलों में ही रहते हैं, वो पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इनका ऐसा तो नहीं कि ये भी है, तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाना आम है। अब इसलिए इसमें जो स्थानीय पंचायतें हैं, शैक्षणिक संस्थान है और संरक्षण संगठन है, इनको मिलकर एक योजना बनानी चाहिए। यानी स्थानीय पंचायत इससे इन्वॉल्व होगी तो लोकल लोग ही इसकी सही एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे कि यहां देखा गया, यहां देखा गया। शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से हम उस पर ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट जुटा पाएंगे, आंकड़े जुटा पाएंगे, और जो संरक्षण संगठन है उसके माध्यम से इस पर शोध कर सकते हैं और इनके संरक्षण के प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनको मिला के एक इंटीग्रेटेड यहाँ पर प्लान करना जरूरी है। तो स्थानीय लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, ट्रेंड करें, जागरूक करें, ताकि कहीं भी अगर ये दिखें, ये घोंसला बना रहे हैं, तो उसको नष्ट न किया जाए, बल्कि ये पता होगा अगर लोगों को पहले से ही ये इस श्रेणी में सम्मिलित है कि विलुप्त हो सकता है, तो लोग उसको संरक्षण करें, उसका संरक्षण करें, उसका ध्यान रखें, उसका शिकार न किया जा सके। ये सारी चीजें सुनिश्चित तभी होंगी जब स्थानीय लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। अब ऐसी साइटिंग्स को सरकारी डेटा और अनुसंधान दस्तावेजों में दर्ज करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, और क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी घोषित करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। यानी कि अगर ये पता चल जाता है कि ये लगातार इस क्षेत्र में पाया जा रहा है, तो उस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से हॉटस्पॉट भी घोषित किया जा सकता है। अगला हमारा न्यूज है, अगली हमारी खबर एक ब्रह्मपुत्र नदी में मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये आप खूबसूरत सी एक मछली देख रहे हैं, इसी की इस नई प्रजाति की खोज की गई है। तो जुलाई 2025 में डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में ये देखी गई है, और मीठे पानी की ये मछली की प्रजाति है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस। डिब्रूगढ़ के नाम पर ही इसका नाम डिब्रूगढ़ेंसिस है, तो ध्यान रखिएगा। डिब्रूगढ़ जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में इसकी खोज की गई है, और उसी के नाम पर पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस है। अब ये नाम कभी भी आएगा तो आप जान जाइएगा कि ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई गई एक नई मछली की ये प्रजाति है। अब इसमें ब्रह्मपुत्र बेसिन में चल रहे जो जैव विविधता सर्वेक्षण है, उसी के दौरान इसकी खोज हुई। यह साइप्रिनिडे परिवार की सदस्य है। इसका परिवार क्या है? साइप्रिनिडे है, और बार्ब मछली है। बार्ब मछली क्या होता है? जिसमें की एक संरचना होती है बार्बेल्स, ठीक है। तो बार्बेल्स इसमें पाया जाता है। तो बार्बेल्स जो ग्रुप होगा, बार्बेल्स जिस मछली में पाया जाएगा उसको ये मछली कहा जाता है, यानी बार्ब मछली कहा जाता है। लेकिन ये विशेष क्यों है, ये आगे आपको बताते हैं। अब इसमें कार्प और मिनो जैसी विविध प्रजातियां शामिल होती हैं। मध्यम तेज बहाव वाले पानी में पाई जाती है, जहां तल, कीचड़, रेत और पत्थरों से बना होता है। विशेषता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसके चित्र को देखिए। पूंछ के पास एक विशिष्ट काला धब्बा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें इनकम्प्लीट लेटरल लाइन दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें कुछ अपूर्ण पार्श्व रेखा होती है। पुच्छीय पेंडुकल पूंछ के पास दोनों ओर फैला काला धब्बा होता है, ठीक है। इसके बाद इस प्रजाति में कई अन्य देशी मछलियों के साथ सह अस्तित्व में पाई जाती है, यानी कई मछलियों के साथ ही रहती है। मुख के पास अन्य मछलियों की तरह मूंछनुमा संरचना होती
संरचना नहीं होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। जो अन्य में जो बारबेल्स पाए जाते हैं, अब देखिए यही विशेष बात इसकी है कि जो बारबेल्स क्या होता है, एक संवेदन अंग होता है, यानी कि एक सेंसरी ऑर्गन्स होता है। और मछलियों में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मछलियां इसका इस्तेमाल खाद्य की तलाश करने के लिए करती हैं, अपने खाने को तलाशने के लिए मछलियां अपने बारबेल्स का इस्तेमाल करती हैं। खासकर जो गंदा अगर पानी होगा या बहुत डार्क होगा, अंधेरा होगा, तो ऐसी दशा में मछलियां क्या करेंगी, इसी संवेदी अंग से अपने खाने को तलाश करती हैं, आसपास की वस्तुओं या कंपन का पता लगाने में मदद करती है। लेकिन इसमें बारबेल्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसको उस ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की जैव विविधता का इंपॉर्टेंस क्या है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे जैव विविध नदियों में से एक मानी जाती है और यहीं पर ये मछली पाई गई है। यहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक मीठे पानी की मछलियों का घर के तौर पर इसको देखा जाता है। उसकी खोज इस नदी तंत्र की पारिस्थितिक समृद्धि और वैज्ञानिक महत्व को भी दर्शाता है। ब्रह्मपुत्र के ही क्षेत्र में हाल में कई नई प्रजातियां पाई गई। इसका महत्व अब इस मछली के पाए जाने से और ज्यादा बढ़ गया है। रिसर्च जो स्कॉलर हैं या शोधकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस खोज के माध्यम से ताजे पानी का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बेहतर समझने में और सुरक्षित रखने में अब और मदद मिलेगी और इस बात पर और जोर दिया जा सकेगा। इसकी खोज से भी पता चलता है कि अब भी कई प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारी जानकारी से बाहर हैं, यानी कि इनके खोज और संरक्षण की जरूरत है। तो फिलहाल ये ब्रह्मपुत्र नदी में पाई गई है, इसको आप याद रखेंगे। और डिब्रूगढ़ के नाम पे इसका नाम है, डिब्रूगढ़ेंसिस, ये आपको याद रखना है। बारी अभ्यास प्रश्न की है, तीनों खंडों से एक एक प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं और इसका जवाब आपसे अपेक्षित है और हमें विश्वास है आप सही जवाब देंगे। तो यूएनएफसीसी के किस अनुच्छेद का हवाला देकर ब्रिक्स देशों ने सीबीएम का विरोध किया? विकल्प आपके सामने है, अनुच्छेद 1-2, अनुच्छेद 2-3, अनुच्छेद 3-5, अनुच्छेद 5-4। आप एकदम सही जवाब दे लेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रेट हॉर्नबिल को किस श्रेणी में आईयूसीएन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? संकटग्रस्त, लगभग संकटग्रस्त, कमजोर या सामान्य? तो इसका भी जवाब आप दे लेंगे। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी में हाल ही में खोजी गई नई मछली प्रजाति का क्या नाम है? पंटियस अस्सामिकस, पेंथिया डिब्रूगढ़ेंसिस, बारेलियस ब्रह्मपुत्रेंसिस या साइप्रिनस इंडिकस? तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप तीनों ही प्रश्नों से सही जवाब देने के साथ साथ इस खंड से लाभान्वित होंगे। डरते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और पर्यावरण की दिशा में व्यक्तिगत प्रयास आज से ही शुरू कर दें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।